दो बहुत अहम अपडेट हैं इस वक्त दुनिया भर की खबरों से। सोचा आपको उससे वाकिफ़ करा दें। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से इसराइल को बहुत सख्त पैगाम दिया गया है और बहुत सख्ती के साथ ये सऊदी अरब की तरफ से इसराइल को बता दिया गया है कि फ़लस्तीन में होने वाले जुल्मों पर अब वो खामोश नहीं रहेगा। अब तक ईरान की तरफ से इस तरह की बयान होते थे और सीरिया की तरफ से होते थे। ये पहली मर्तबा है काफ़ी सालों के बाद कि सऊदी अरब के रुख में इसराइल को लेकर के इस दर्जे तक बदलाव आया है। जानकारी के मुताबिक अभी मस्जिद अल अक्सा में जैनियों ने, जो यहूदी हैं, उन्होंने हमला बोला था, वहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ की थी। उसको लेकर के सऊदी अरब एकदम आग बबूला हो गया है। मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस सऊदी अरब है, उन्होंने उनकी हुकूमत की तरफ से इसराइल को बहुत सख्ती के साथ ये पैगाम दिया गया है कि और कड़ी निंदा की है सऊदी अरब ने इसकी। इतवार के दिन सुबह के वक्त हिब्रू नया साल था। उस मौके पर जो अवैध यहूदी बस्तियाँ हैं उसमें बसने वाले यहूदियों ने इसराइली सैनिकों के साथ मिलकर के मस्जिद अल अक्सा पर ये धावा बोला था। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने मुसलमानों के तीसरे सबसे पवित्र धर्मस्थल अल अक्सा मस्जिद पर जियोनियों के हमले की कड़ी निंदा की है और इसराइली सेना को भी इसमें कटघरे में खड़ा किया गया है। सऊदी विदेश मंत्रालय से आए बयान में कहा गया है कि जियोनियों का यह कृत्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझ समझौतों का खुला उल्लंघन है। इस कदम को दुनिया के सभी मुस्लिम देशों पर हमला समझा जाएगा। सऊदी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा है कि इस तरह के आक्रमणों के परिणाम की जिम्मेदारी अवैध कब्जा करने वाले जनी शासन के कांधों पर होगी। सऊदी विदेश मंत्रालय के बयान में विश्व समुदाय से मांग की गई है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जनी शासन के हमलों की समाप्ति के लिए व्यवहारिक कदम उठाएं। सऊदी अरब के साथ डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौरान काफ़ी नज़दीकियाँ इसराइली हुकूमत की बढ़ गई थी। अब यहाँ पर सऊदी क्राउन प्रिंस ने साफ कहा है कि अपने बयान में कहा है कि नेतन्याहू के रहते हुए सऊदी अरब किसी भी तरह का कोई समझौता इसराइल के साथ नहीं करेगा और नेतन्याहू की सरकार जालिम सरकार है, फ़लस्तीनियों को वहाँ पर परेशान कर रही है, फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जे करके आबादियाँ अपनी बसा रही है। तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस की तरफ से बिल्कुल साफ संदेश दिया गया है और इस संदेश के बाद पूरे मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है वो बदल गई है। वहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है कि सऊदी अरब का ये एक साथ क्या तब्दीली आई है। दरअसल ट्रंप की सरकार के वक्त में ट्रंप ने के जो दामाद थे उनके क्राउन प्रिंस के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। उसको मिडल ईस्ट की पॉलिसी में के लिए फ्री हैंड दे रखा था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उस दौरान ये समझौते इसराइल और यूएई, सऊदी अरब और ओमान जो अरब के देश हैं इनके साथ हुए थे। उसमें अब्राहम अकॉर्ड नाम से एक समझौता हुआ था जिसके तहत सऊदी अरब अपना एयर स्पेस और इनके लिए एम्बेसी वगैरह यूएई वगैरह अरब के जो देश हैं उसके साथ अच्छे रिलेशन कायम करना थे। लेकिन जैसे ही कोरोना हुआ और एक अमेरिका में रिजिम चेंज हुई, डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन जब हुकूमत में आए तो जो बाइडेन चुनावी सभाओं में भी अपने जब वो चुनाव लड़ रहे थे ट्रंप के ख़िलाफ़, तब वो अपनी चुनावी सभाओं में एक पैगाम दिया करते थे कि हम हुकूमत में आने के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सज़ा दिलाएंगे। जमाल खशोगी की जो हत्या हुई थी पत्रकार की टर्की के अंदर, उसमें सज़ा दिलाएंगे। अब जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो उनके ऑफिशियल बयान भी और पेंटागन की तरफ से भी इस तरह के बयान थे कि जमाल खशोगी की हत्या में क्राउन प्रिंस को सज़ा की जाएगी और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलेगा। मुकदमा वहाँ शुरू भी कर दिया गया था और एक तरह से तलवार लटक रही थी कि अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कर सकता है, क्राउन प्रिंस के ख़िलाफ़ कर सकता है। रातों रात बड़े डेवलपमेंट्स हुए थे। किंग सलमान जो सऊदी अरब के किंग फरमा रवा हैं, उन्होंने उसी रात को टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान के पास कॉल की। तैयब अर्दगान से चूँकि रिश्ते मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ने बिगाड़ लिए थे
और चूँकि वो कम उम्र में क्राउन प्रिंस बने थे, 30 साल की उनकी उम्र थी उस वक्त, तो नासमझी या कम तजुर्बा होने की वजह से वो अमेरिकी लॉबी के साथ ज़्यादा घुल मिल गए थे और जो मुस्लिम देश थे या पड़ोसी देश थे उनके साथ उन्होंने थोड़ा सख्ती बरती और रवैया ख़राब रखा था। किंग सलमान ने तैयब अर्दगान को कॉल की। तैयब अर्दगान किंग सलमान को अपने फादर की तरह मानते हैं। उन्होंने सारी डिटेल उनके साथ शेयर की होगी और जमाल खशोगी का जो मैटर था उसमें भी उनसे हेल्प मांगी। क्राउन प्रिंस के वास्ते से सीधे सीधे बात कही गई थी तैयब अर्दगान को कि आप इनकी मदद करें और इनको हेल्प करें, इनको बचाएं। जमाल खशोगी जो पत्रकार की हत्या हुई थी, उनकी बीवी तैयब अर्दगान को अपने भाई की तरह मानती हैं, तो उसमें तैयब अर्दगान ने बीच में मदाखलत करते हुए क्राउन प्रिंस की मदद की थी। खशोगी की पत्नी यानी मुँह बोली बहन को बुला करके उनसे बात की और उन्होंने फिर बाद में क्राउन प्रिंस को अपने शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में माफ़ कर दिया था, बरी नहीं कर दिया था, किसी अदालत में मुकदमा नहीं चला था। लेकिन चूँकि एक इंसानी तौर तरीके भी होते हैं कि अगर किसी से कोई ख़ता हो जाए, किसी से कोई गलती हो जाए, कोई जुर्म हो जाए, तो उसमें मजलूम को ये हक भी दिया है कि वो खुदा के वास्ते से उसको माफ़ कर दे। तो क्राउन प्रिंस को खशोगी की बीवी ने माफ़ कर दिया था और तैयब अर्दगान ने जो भी मदद हो सकती थी वो करने के लिए किंग सलमान को वादा किया था। उसी रात को किंग सलमान ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनसे ही बात की थी, क्योंकि क्राउन प्रिंस के दौर में पाकिस्तान के साथ, इमरान खान की हुकूमत के साथ भी रिश्ते तल्ख हो गए थे और जो एसेट्स रखवाए हुए थे पाकिस्तान के रिजर्व बैंक में सऊदी अरब ने और यूएई ने, वो उन्होंने इमरान खान से वापस मांग ली थी कि हमारा पैसा हमको वापस करो, और वो चाइना ने उस वक्त पैसा दिया था। तो सलमान ने यानी क्राउन प्रिंस सलमान ने रिश्ते इमरान खान की हुकूमत से भी ख़राब किए हुए थे। अब किंग सलमान ने इमरान खान को ही बात की। दोनों लीडर से बात करने के बाद, क्योंकि इमरान खान की पोजीशन वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी है, हमेशा बड़ी रही है उसकी, और आज की तारीख में वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर है। इमरान खान के साथ भी फ़ौरन ही अगले ही दिन पाकिस्तान में सऊदी अरब के जो सफ़ीर थे, एम्बेसडर थे, जो एक लीडर थे फॉरेन मिनिस्ट्री के, वो वहाँ पहुँचे और पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते बेहतर किए गए। तो अब जब यह कोरोना शुरू हुआ तो एक साथ से तब्दीली आई और कोरोना के दौरान में पूरी दुनिया में रीशिफ्टिंग हुई है और जो पोल्स थे, गोल्स थे, वो सब चेंज हुए हैं। अब दुनिया दो धड़ों में जैसे पहले थी वैसे ही फिर से बदल गई है। एक तरफ अमेरिकी लॉबी है, अमेरिकी ग्रुप है, दूसरी तरफ रशिया और चाइना का ग्रुप है। इमरान खान और तैयब अर्दगान ने, ख़ास तौर से इमरान खान ने सऊदी अरब के रिश्ते बेहतर कराए ईरान के साथ, सऊदी अरब के रिश्ते बेहतर कराए चाइना के साथ, सऊदी अरब के रिश्ते बेहतर हुए रूस के साथ। अब जब सऊदी अरब और चाइनीज़ टेबल पर बैठे तो वहाँ पर पूरे अरब के लिए प्रोजेक्ट पर बात हुई और अरब के देशों को, सऊदी अरब को, यूएई को, ओमान को कन्विंस किया गया कि आपके बेनिफिट्स, आपके इंटरेस्ट अमेरिका के साथ नहीं है और आप हमारे साथ कारोबार करिए। तो वो आगे चल के रास्ते निकले। उसमें ईरान के साथ सऊदी अरब का एक हिस्टोरिकल आपस में समझौता हो गया चाइना के अंदर और दोनों की दोस्ती हो गई और जितने मसले मसाइल हुआ करते थे वो सारे सॉल्व हो गए। इस दौरान यमन की जंग को रोकने पे भी सऊदी अरब ने फ़ौरन एग्री किया। सीरिया के अंदर जो भी कुछ चल रहा था वो सब से अपने आप को विड्रॉ किया और ईरान के जो रिश्ते ख़राब थे मिस्र के साथ, 42 साल से वो कभी टेबल पे नहीं बैठे थे, एक दूसरे से बातचीतें नहीं हो रही थी। 42 साल के बाद दोनों मुल्कों में समझौते हुए और एक दूसरे की एम्बेसी एक दूसरे के देश में खुल गई। ईरान का जो सफारत खाना था, एम्बेसी थी, वो सऊदी अरब के अंदर शुरू हो गई और दोनों के अपने अपने एम्बेसडर्स एक दूसरे के मुल्कों में तैनात हो गए। अब ये इसराइल जो जुर्म करता है, ये हमने थोड़ा सा फ्लैशबैक में जो पिछले सालों में हुआ 3-4 सालों के अंदर वो बताने की कोशिश की थी आपको। अब ये इसराइल के अंदर चल रहा है तो बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा से सत्ता में है वहाँ पर और उसका वही तौर तरीका है कि वो फ़लस्तीनियों को बंदूक के दम पर, ताकत के ज़ोर पर धमका करके
वहाँ पर अवैध कब्जे भी हो रहे हैं और उनकी हत्याएँ भी हो रही हैं। तकरीबन जंग का सा माहौल बना रहता है हर वक्त, और कभी भी सेटलर्स, ये जो फ़ौज है इसराइल की या यहूदी लॉबी है, उसके जो कट्टरपंथी जॉनिस्ट जो हैं वो कभी भी मस्जिद अल-अक़सा में घुस जाते हैं और वहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं। फ़ौज वहाँ अंदर दाखिल होकर के गोलियाँ चलाती है नमाज़ पढ़ने वालों पर। अब ये सऊदी अरब ने एक साथ अपना स्टैंड चेंज किया है। अब तक सऊदी अरब कूल था, खामोश था, लेकिन ये बहुत सख्त बयान आया है और क्राउन प्रिंस की तरफ से सीधा संदेश दिया गया है इसराइल के प्रधानमंत्री को कि यह जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, इसके रहते हुए सऊदी अरब के कोई ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, कोई रिश्ते कायम नहीं हो सकते, कोई समझौते नहीं हो सकते। वहीं एक और बहुत अहम खबर है, और यह खबर है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान को लेकर के। तैयब अर्दगान एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं। अभी अमेरिकी यात्रा पर थे और वहाँ पर उन्होंने अमेरिका में रहते हुए अमेरिका को अच्छी खासी खरी खोटी सुनाई है और उससे यूरोप के देशों में हड़कंप मच गया। तैयब अर्दगान ने अपने तुर्की, अब क्योंकि टर्की नहीं रहा, तुर्की है, तो तुर्की को यूरोपियन यूनियन से बाहर करने का उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में, भविष्य में तुर्की यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग कर सकता है। ये जैसे ही उनका बयान आया तो पूरे यूरोप में एकदम हड़कंप मच गया, क्योंकि तुर्की एक ताकतवर मुल्क है, उसका हथियारों का व्यापार बहुत बड़ा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके पास जब से आई है तब से उसकी पोजीशन और अच्छी हो गई है। और तैयब अर्दगान जब अभी ये चुनाव जीते हैं राष्ट्रपति का, उसके बाद तैयब अर्दगान का जो अपना कद था उससे और बड़ा हुआ और मजबूत हुआ है। तैयब अर्दगान ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए सबको आगे आने के लिए का आह्वान किया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि पश्चिमी देशों में मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा में तेज़ी आ रही है। अर्दगान ने सबसे मांग की कि वे अपनी क्षमताओं के मुताबिक इसका मुकाबला करने के लिए आगे आएँ। तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका में बैठक में कहा, ये बयान भी उन्होंने अमेरिका में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करके और उसको न्यायालय पर आधारित बनाया जाए। इससे पहले भी तैयब अर्दगान अभी जब भारत आए हुए थे G20 समिट सम्मेलन में, तो उन्होंने यहाँ भारत के अंदर भी इस्लामोफोबिया और ह्यूमन राइट्स और मुस्लिम्स के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उन पर उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था। भारत में G20 की बैठक में भी कहा था कि वे जहाँ पर इस्लामोफोबिया बढ़ा है उनको चाहिए कि वे अपने यहाँ इस संबंध में नई नीतियाँ बनाकर इसका मुकाबला करें। उनका कहना था कि सबको यह जान लेना चाहिए कि हम पवित्र कुरान के अनादर पर खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि डेनमार्क और यूरोप के मुल्कों में, ख़ासतौर से डेनमार्क में और भी फ्रांस वगैरह है, वहाँ पर कुरान पाक के साथ में बेहुरमती की जाती है, उसको जलाया जाता है। इसी तरह से फ्रांस में, स्पेन में, दूसरे मुल्कों में और यूरोप के जो देश हैं उनमें कभी हिजाब पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी नकाब पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी और किसी तरीके से जो लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां, उनको स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती अगर वो अपना चेहरा ढक करके रहती हैं। तो वहाँ नंगा होकर के घूमिए तो कोई किसी को एतराज़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर चेहरा ढका हुआ है, जिस्म आपका ढका हुआ है, वो प्रॉब्लम करता है। याद रहे कि हाल के महीनों में के दौरान डेनमार्क और स्वीडन समेत यूरोप के कई सारे देशों में पवित्र कुरान का सार्वजनिक स्थलों पर अनादर किया गया, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों में गुस्सा पैदा हुआ। डेनमार्क में तुर्की के राजदूत के बाहर पवित्र कुरान को जलाए जाने के विरोध में डेनमार्क के राजदूत को तलब करके अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो ये अहम जानकारियाँ थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। हमारे रिपोर्ट्स आपको कैसी लगी, मुमकिन हो तो कमेंट्स में बताइएगा। शुक्रिया आप सभी का।